नमस्कार श्रोताओं, आज का हमारा विषय समर्पित है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को। ऑटिज्म एक ऐसा विषय जिसे समझना और स्वीकार करना बेहद आवश्यक है, और जब बात हो बच्चों में ऑटिज्म की तो ये विषय और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऑटिज्म क्या है, इसे कैसे और कब पहचानें, और इससे प्रभावित बच्चों के प्रति क्यों अधिक संवेदनशील रहना आवश्यक है। इसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी और अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका स्वामी। आप प्रोफेसर हैं शिशु औषध विभाग, PBM हॉस्पिटल बीकानेर में। डॉक्टर सारिका जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में। धन्यवाद बरखा जी। सारिका जी, हम बात कर रहे हैं आज ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर, और ऐसे में सबसे पहला प्रश्न जो जहन में आता है वो ये है कि ऑटिज्म है क्या ये एक बीमारी है या ये एक डिसऑर्डर है? बरखा जी, बीमारी का लेबल मैं इस पे नहीं लगाना चाहूंगी। ये एक स्थिति है, ये एक लक्षणों का समूह है जो सिम्टम्स बच्चों में आते हैं, जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है, तो इसे मैं एक अवस्था ही मानूंगी। कुछ पर्टिकुलर लक्षण हैं जिनका समूह है तो वो ऑटिज्म है या उसकी संभावना है। बिल्कुल। और आज जो हम ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और ऐसे दिन दिवस मनाने क्यों आवश्यक है? हम किसी भी दिवस को तभी सेलिब्रेट करते हैं जब हम चाहते हैं कि समाज भी उसके प्रति जागरूक हो, फैमिली परिवार जो हैं वो उसके प्रति जागरूक हो, और उससे जो प्रभावित लोग हैं वो उससे फायदा उनको हो सके, वो आगे बढ़ सकें, वो समाज को और देश को योगदान दे सकें। बिल्कुल। तो इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? बच्चों में शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं इसके? ऑटिज्म ज्यादातर जो है वो 3 साल से छोटे बच्चों में पहचान में आ जाता है, और आ जाना चाहिए। जितना जल्दी ये हमें पता चल जाए उतना जल्दी अच्छा रहता है। तो कुछ जल्दी जो हमें लक्षण पता चल जाने चाहिए वो हैं कि सबसे एक जरूरी जो लक्षण है वो है कि अगर बच्चा आपसे नजर नहीं मिला रहा है, वो लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है, सोशल इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं जी। तो वो एक बहुत बड़ा जो है, जब हमें पेरेंट्स को या हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बात है जो अलग है। दूसरा है कि जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है आकाश में या कोई पतंग उड़ रही है, तो एक बच्चा है उसको वो देख के खुश होता है और चाहता है कि मैं दूसरों को भी बताऊं, तो वो उसकी और अंगुली से इशारा करके बताता है। जी। तो वो अगर चीज बच्चे में नहीं आई है उम्र के हिसाब से, जैसे 9 महीने से 12 महीने का बच्चा है, तो वो एक इंगित करता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। फिर है कि अगर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो भी हमें इंगित करता है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, जिसपे कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है, किसी ना किसी से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा बोली अगर उसकी देरी से आई है जी, तो खाली बोली देरी, बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि बोली में देरी हो जाती है, लेकिन बच्चा अगर बिना बोले भी तो हम अपनी भावनाएं कई बार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चा अगर वो भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, जैसे किसी बच्चे को पानी पीना है तो वो अगर अंगुली से इशारा करके या अपनी मम्मी को मटकी के पास ले जाके भी ये नहीं बता पा रहा है कि मुझे प्यास लगी है, तो इसका मतलब यानी भावनात्मक रूप से अगर वो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तब कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। वो अपने इंटरेस्ट को नहीं बता पा रहा है, वो उसका क्या इंटरेस्ट है, या वो अपने ही किसी दुनिया में है, ऐसा अगर हमें लगे। या फिर जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कोई टेबल पड़ी है उसके चारों ओर बस चक्कर काटे जा रहे हैं, जैसे कभी मदर्स बताती हैं कि ये बस इसको घूमना पसंद है, ये घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। दूसरे बच्चे घर में आते हैं तो इसको कोई मतलब नहीं है। क्या ये एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है? नहीं, इसे रोग की श्रेणी में नहीं डालना चाहूंगी, क्योंकि ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है। बस जो ब्रेन की वायरिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है, ये एक अवस्था है। तो इसके अंदर क्या बच्चा जो स्किल्स होती हैं इनको एक्वायर ही नहीं करता है, या जो उसने कुछ गेन किया है उसे वो छोड़ना शुरू कर देता है 3 साल के बाद में? इसमें दोनों संभावनाएं हैं। कई बार जो है वो बच्चा गेन भी नहीं करता है, जैसे बच्चा किसी बात को अनसुना करता है। कई बार बच्चा है कि जब 2 महीने का बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन शुरू कर देता है, जब हम उससे बात करते हैं तो वो हंसना, स्माइल करना शुरू कर देता है। जी। तो हो सकता है कि 9 महीने तक, 12 महीने तक वो बच्चा सब एक्वायर जो उसको करना चाहिए, जैसे अब उसके नाम को बुलाए जाने पे सुनना, या बतलाए जाने पे मुस्कुराना, या कुछ मन का ना हो तो गुस्सा करना, और कुछ जेस्चर्स हम करने को बोलें तो वो उसे उसी तरीके से कॉपी करना। बिल्कुल सही कहा आपने बरखा जी। तो ये सब जो है ये एक्वायर किया है, लेकिन 12 महीने के बाद वो ये सब चीजें नहीं कर रहा है जी, तो हमें अलर्ट हो जाना है। और क्या हर ऑटिस्टिक बच्चा एक जैसा व्यवहार करता है? नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत कम प्रभावित भी हो सकता है,
इससे लेके दूसरा जो एंड इसका ये है जिसमें बच्चा बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी हो सकता है, और कई बार इसके साथ में दूसरे लक्षण भी, जैसे कुछ बच्चे मिर्गी के दौरे का शिकार होते, वो एक समस्या उनके साथ में हो सकती है। कुछ बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चा हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें बच्चे का ध्यान नहीं लगता है या बच्चा बहुत बहुत ज्यादा एक नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव होता है, ये सब चीजें। या फिर कई बार बच्चा दिमागी रूप से कमजोर होता है, तो ये सब कुछ भी कई बार इसके साथ में एसोसिएटेड होती है, तो उसमें लाइफ है उस पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और एक स्पेक्ट्रम है कि बहुत कम उस पे असर है, जो कि बहुत कुछ थोड़ा नहीं करना पड़ेगा हमें, थोड़े बहुत में वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। और क्या ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं? उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है ऑटिज्म के साथ में? जहाँ तक शारीरिक डेवलपमेंट का सवाल है, वो हमारे पोषण पे निर्भर करता है जी। तो अगर बच्चे को अच्छा खिलाया पिलाया जा रहा है तो फिजिकल उस पे कोई असर नहीं आता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से खाने पीने से संबंधित परेशानियां माँ को फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके कारण जरूर बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है, पर वो उसके कारण होता है। पेरेंट्स कैसे डील करते हैं बच्चे के साथ में और उसको कैसा माहौल देते हैं या कैसी कंसल्टेंसी उसे मिल रही है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। दूसरे प्रॉब्लम्स आना, वो क्या इस पे डिपेंड करता है कि उसे आसपास कैसा माहौल मिल रहा है? जो दूसरे साथ में जो लक्षण संबंधित हैं उनका आसपास के माहौल से नहीं फर्क पड़ता है, पर ऑटिज्म के होने में और प्रकट होने में जरूर आसपास के माहौल का फर्क पड़ता है। तो इसके मुख्य कारण क्या माने जाते हैं? इसका मुख्य कारण जो है वो जेनेटिक है, लेकिन जीन्स तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते जब तक उसके हिसाब से एक माहौल जो है वो आसपास का नहीं मिलता है। तो अगर जेनेटिक बच्चे का थोड़ा है कि वो उसको ऑटिज्म हो सकता है, और साथ में ही उसका माहौल भी ऐसा है जिसमें उसको ना तो दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने का मौका मिल रहा है, ना वो बाहर जा पा रहा है, और घर में भी बहुत बच्चे नहीं हैं, तो वो उसके मैनिफेस्ट होने की संभावना निश्चित रूप से ज्यादा रहती है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो रही हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और 1 बच्चा है तो स्थिति और भी खराब है क्योंकि वो किसके साथ। और ये चीज बहुत बढ़ गई है क्योंकि कोविड में ऐसा माहौल रहा कि बच्चे जो है वो अकेले रहे हैं, घर पे कैद रहे हैं, तो उनको एक बाहर जो पार्क में खेलना है या गली में खेलना है मैं कहूँ, तो वो मौका उनको नहीं मिल पाया, तो उससे निश्चित रूप से वो जीन जो है वो फिर हावी हो जाता है, तो फिर वो लक्षण आने लग जाते हैं। बिल्कुल, और ये शायद बाहरी कारण होते हैं हाँ। जिसके कारण बच्चे में ऑटिस्टिक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। ये बात हुई डॉक्टर सारिका जी डायग्नोसिस की और रीजंस की। अब हम बात करें यदि इलाज की या ट्रीटमेंट की, तो क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इसका इलाज संभव है, और माता पिता जिनके भी बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं या ऐसा कुछ संभावना लग रही है, तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ये जो लक्षण मैंने अभी आपको बताए हैं, ऐसे कुछ लक्षण अगर माता पिता को या परिवार में किसी बच्चे में किसी को देखने में आते हैं, तो उनको निश्चित रूप से पहले अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो मेन रोल है, इसमें जैसे किसी में दवाइयों का रोल होता है, लेकिन इसमें दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसमें रोल है थेरेपी का, जिसमें क्योंकि बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है तो बिहेवियर थेरेपी होती है इसके लिए। इसके अलावा इसके लिए डेवलपमेंटल स्किल्स कैसे डेवलप करी जाए, कैसे बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो होती है। और जो इसके लिए थेरेपिस्ट स्पेशल होते हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो इन बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन कैसे बढ़ सके उस पे काम करते हैं, और वो धीरे धीरे जो है वो उसका रिजल्ट पेरेंट्स को देखने में आता है। लेकिन निश्चित रूप से धैर्य बनाए रखना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धैर्य, पेशेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे स्पेशल होते हैं, तो जब स्कूल तक पहुंचते हैं तो क्या इन्हें डिसेबल्ड बच्चों के जैसे स्पेशल स्कूल्स की जरूरत होती है, या फिर ये आम बच्चों के साथ में मिक्सअप आफ्टर अ गुड थेरेपी सेशंस और उन पे थोड़ा अगर काम किया जाए तो वो नॉर्मल स्कूल्स में जा सकते हैं? तो बरखा जी, मैं इसमें वापस स्पेक्ट्रम पे आना चाहूंगी इस अवस्था के, कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हैं और हमने जल्दी पता लगा लिया है कि इस बच्चे को ऑटिज्म के लक्षण आ रहे हैं, तो अगर इसकी समय पे थेरेपी शुरू हो जाती है तो निश्चित रूप से बच्चे को नॉर्मल जो स्कूल्स हैं उसमें डाला जा सकता है, और ज्यादातर बच्चों को डाला जा सकता है। कई बार अगर थोड़ा लेट पता चला है, थेरेपी शुरू हो गई है पर स्कूल भी डालना है, तो शेडो टीचर्स की व्यवस्था कुछ स्कूल्स में होती है, तो वो बच्चा उसी क्लास में बैठता है
जी। लेकिन एक टीचर जो होता है वो उस बच्चे के ध्यान रखने के लिए होता है और वो उसको डायरेक्शंस देता है, वो उसको दिशा निर्देश देता है ताकि वो बच्चा उस क्लास के साथ मिक्सअप हो सके, उसके साथ वो चल सके। बिल्कुल, यानी समय पर पहचान जो है वो सबसे जरूरी है। अगर जल्द से जल्द हम ये पहचान पाएं कि बच्चे को कुछ डिफरेंट अगर वो बिहेवियर दे रहा है या फिर ग्रास्पिंग उसकी कम हो रही है, तो हमें चिकित्सकीय परामर्श या डॉक्टर से कंसल्टेंसी जो है वो जरूर करनी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो घर पर क्या विशेष ध्यान दें ऐसे बच्चों के साथ में? जब हमें इस अवस्था का पता चल जाता है तो थेरेपिस्ट जो है वो पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि थेरेपी के लिए बच्चा कुछ घंटे के लिए सिर्फ थेरेपिस्ट के पास में किसी सेंटर पे है, लेकिन जो बाकी काम है वो तो घर पे ही करना है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो है कि पेरेंट्स को धैर्य रखना है। दूसरा, आज हमारा समाज जो है, हालांकि हम विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर बच्चा कुछ अलग दिखता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं इसको क्या है, तो उससे संबंधित लोग बोले बिना रहते नहीं है। हाँ, बच्चे भी कई बार दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। उसको हमें इग्नोर करके चलना है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है, उनको अपने बच्चे पे फोकस करना है कि इसे हमें कैसे जो है वो सही करना है, वो कैसे सोसाइटी में जा पाएगा और किस तरह सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ऑटिज्म के बारे में आजकल सबको पता है लगभग जी, क्योंकि तारे ज़मीन पर सबने देखा है जी। हाँ। तो सबसे बड़ा जो है कि माता पिता के लिए ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको ये लगता है कि एक दाग लग गया उन पे, तो उससे हमें बाहर निकलना होगा। फिर एक दूसरा सवाल पेरेंट्स के मन में आता है कि हम थेरेपी शुरू करवा देंगे तो आगे क्या रहेगा, हमें कब तक थेरेपी जो है वो करवानी पड़ेगी। तो अगर बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है तो कुछ महीनों में फर्क आने लग जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो थेरेपिस्ट की कोशिश ये रहती है कि ये बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपने जो रूटीन काम है वो अच्छी तरह से कर सके। और अगर उसमें पोटेंशियल, जैसा कि बहुत जनों में होता है, आपको ये जान के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि बहुत जो कंट्रीब्यूशन है ऑटिस्टिक लोगों ने दिया है समाज को। एलन मस्क की बात करें जी, अपन बात करें, और भारत के ही अपन कुछ लोगों को ले, जैसे प्रणव बख्शी है, वो मॉडल है जी, ऑटिस्टिक है। तो ऐसे कई रोल मॉडल्स हुए हैं जो कि इस अवस्था से गुजरे हुए हैं और लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अचीव करने की क्षमता होती है हर बच्चे में, बस हमें उसे बाहर निकालना है। तो उसमें पेरेंट्स जब इसको स्वीकार करके आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। बिल्कुल। और यहीं आती है समाज की भूमिका कि वो जितना ज्यादा जागरूक होगा और संवेदनशील होगा ऐसे बच्चों के प्रति, तो वो बच्चे की इस अवस्था को हम बदलने में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। डॉक्टर सारिका जी, आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है, ऐसे कोई उदाहरण आपने अनुभव किए हो, ऐसे पेरेंट्स या ऐसे बच्चे की कोई कहानी आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चा, पेरेंट्स उसके लेके आए थे मेरे पास में, तो वो सिर्फ आए थे कि उसको उल्टी दस्त वगैरह हो रहा था। तो जैसे मैं बच्चे को काउच पे लिटाकर चेक करने लगी थोड़ा, क्योंकि पहले मैंने उनको सुना तो उन्होंने बच्चे के बारे में जो भी उस प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए वो आए थे उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर जब मैं बच्चे का पेट वगैरह चेक कर रही थी, वो शायद थोड़ा बच्चा चेक करवाने में भी थोड़ा आनाकानी कर रहा था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था जी। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई और कैसा इसका रहता है, मतलब अच्छे से खेलता है ना बच्चों के साथ में। तो शायद मेरा ये पूछना हुआ और माँ का बोलना शुरू होना हुआ। तो माँ जो होती है वो बहुत ऑब्जर्वेंट होती है, माँ को पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, मतलब उसको अगर ये हम नॉलेज नहीं भी दें तो भी उसको पता होता है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि नहीं, ये दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, खाना पीना कराती हूँ तो भी बड़ी आनाकानी करता है, मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है, और घूमता है तो घूमता ही रहता है आंगन में। तो ये सब बातें मदर ने बताई मुझे जी। तो हम जो है स्क्रीनिंग के लिए ऑटिज्म है या नहीं है, संभावना है, तो उसके लिए मैंने फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे। एमचेट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक, तो वो मैंने उनसे पूछे, उसमें कुछ 20 सवाल होते हैं जी। तो उसमें से कुछ ऐसा निकल कर आया कि इस बच्चे में ऑटिज्म की संभावना है। तो फिर मैंने उनको थेरेपिस्ट के पास भेजा, तो वो फिर कुछ महीने की थेरेपी करवा के जब आए तो मुझे भी बच्चे को देख कर लगा कि हाँ उसके फर्क है, पर मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने माँ के ही चेहरे से, मतलब मुझे लगा कि उस दिन उसके चेहरे पे जो चिंता थी वो उस दिन नहीं थी। ये भी डॉक्टर की एक खूबी होनी चाहिए कि वो कैसे डायग्नोसिस। उसमें ये था कि उन्होंने उसको स्वीकार किया, सबसे बड़ी चीज, और वो थेरेपिस्ट के पास गए। और आपके डायग्नोसिस में भी वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हम सिर्फ उसी चीज पर नहीं फोकस करें जो कि परेशानी लेकर पेशेंट आया है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ अगर को प्रॉब्लम अगर साथ में डेवलप्ड है और आप अगर उसे डायग्नोस टाइम पर कर लेते हैं, जैसे कि आपने पेरेंट्स को अवेयर किया, तो हो सकता है वो निश्चित रूप से बच्चे का भविष्य जो है वो
उज्जवल हो सकता है हमारा भी उसके साथ। बिल्कुल, अब बखूबी आपने हमें ऑटिज्म पर, उसके कारण, लक्षण और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, इस पे जानकारी दी डॉक्टर सारिका जी। अब यदि हम आपसे जानना चाहें सरकार के प्रयासों की और भारतवर्ष में अभी इसकी क्या वर्तमान स्थिति है? जहाँ तक भारतवर्ष में वर्तमान स्थिति की बात है कि 100 में से एक बच्चा जो है वो इससे प्रभावित है जी। सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है कि इन बच्चों को हम एक रूटीन में शामिल कर सकें। तो उसके लिए कुछ स्कीम्स भी सरकार के द्वारा है, जो कि हालांकि सिर्फ ऑटिज्म के लिए नहीं है पर उससे ही मिलती जुलती कुछ अवस्थाओं के लिए है जी। तो कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, समर्थ स्कीम है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है फॉर डिसेबल्ड एडल्ट्स, घरौंदा स्कीम है, विकास डे केयर है। इन स्कीम्स के साथ साथ अगर पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनको इनकम टैक्स में रिबेट का प्रावधान सरकार द्वारा है। और एक जैसे अगर इन बच्चों का सर्टिफिकेट बन जाए, जो कि 18 साल से छोटे बच्चों के लिए एक टेम्पररी सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि 18 साल पे उनको वापस देखा जाता है एक डॉक्टर्स की कमेटी के द्वारा, तो उसके बाद अगर उसको आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं तो 18 साल की उम्र तक जब तक बच्चा थेरेपी भी ले रहा होता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं या सुविधाएं हैं उसमें उनको पूरी तरह से छूट मिलती है। लेकिन इसमें एक अड़चन आती है कि सर्टिफिकेट बनाने में पेरेंट्स को ये लगता है कि ये हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट बन रहा है, तो मैं चाहूंगी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे जी। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि सरकार सुविधा दे रही है, सरकार अपनी ही तो है जो हमें सुविधा दे रही है, तो अगर हमें वो सुविधा मिल रही है तो हमें निश्चित रूप से लेनी चाहिए। यानी सरकार निश्चित ही बचाव के लिए सुविधाएं दे रही है और हमें उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए, अवश्य उठाना चाहिए। और क्या सच में जैसा कि हम इसकी इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, तो ऑटिज्म क्या इन दिनों बढ़ रहा है? बढ़ भी रहा है, और चूंकि हम अब इसके लिए अवेयर हो गए हैं तो हमें पता भी ज़्यादा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ भी रहा है क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर, जो एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारा, वो चेंज हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं, और तो निश्चित रूप से मोबाइल्स हैं, हाँ, जो बच्चे इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे बजाय हैं कि लोगों के साथ। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम की और की, तो मैं यहाँ पे एक और टर्म आपको बताना चाहूंगी जो कि साइंटिफिक नहीं है, इसे कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, जो कई बार पेरेंट्स ही जो है वो लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को ये तो नहीं है। तो चूंकि कोविड टाइम से हम लोग निकले हैं और उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं घरों में कैद हो गए, तो फोन से बहुत ज्यादा उनका संपर्क हो गया, क्लासेस भी उनकी ऑनलाइन चलती रही, तो चूंकि उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वो ऑटिज्म के लक्षण बच्चा जो है वो एग्जिबिट कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम उसका स्क्रीन टाइम कम करेंगे, धीरे धीरे उसको हटाएंगे, तो वो लक्षण अपने आप से ठीक होने लग जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है जिसे हमें बताना चाहिए पेरेंट्स को। ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन को कम करना है, ऑब्जेक्ट्स यानी कि फ़ोन के साथ, टीवी के साथ कम्युनिकेशन को कम करना है और लोगों के साथ कम्युनिकेशन को हमें बढ़ाना है। जी, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समय देना चाहिए। निश्चित रूप से। आपने हमें इस अवस्था के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया। आज के इस विशेष दिन पर जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को, ऑटिज्म से प्रभावित लोगों को और अभिभावकों को विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे बड़ा जो बात है कि हमें इसका समय से पता लगाना है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दूसरों के साथ बात नहीं कर रहा है, या आप ही उससे बात कर रहे हैं तो नजर नहीं मिला रहा है, या दूसरों के साथ नजर नहीं मिला रहा है, या आपको कभी लगता है कि आपका बच्चा सुन नहीं रहा है या अनसुना कर रहा है, या आपको लगता है कि बच्चा जो है कॉपी करना चाहिए चिड़िया की आवाज को, गाय की आवाज को, या आप जो काम कर रहे हैं उसको, तो वो नहीं कर रहा है अगर, या अपने किसी विषय उसकी तरफ वो अंगुली से इशारा नहीं कर रहा है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें तुरंत प्रभाव से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा जो ये सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमें इसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है, और जो कुछ कमी है या जो कुछ डिफरेंट है उसे सुपर पावर में बदलने का भी जो पावर है वो भी हम में ही है। बिल्कुल। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि हम सब आपके साथ हैं और आप अपने बच्चे को सुपर पावर बनाने में आप बिल्कुल निश्चित रूप से योगदान दे सकते हैं, ताकि ये बच्चे समाज को योगदान दे सकें, देश को तरक्की की ओर ले जा सकें। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये संभव है यदि हम सब मिलकर प्रयास करें। और ऑटिज्म में हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता ही इसका बचाव है। और आज इस विशेष दिन पर हमें ये समझने का अवसर मिला कि ऑटिज्म क्या है और हमें इसे नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। ये केवल एक चुनौती नहीं बल्कि अलग सोच और अनोखी क्षमताओं की पहचान भी है। यदि सही सहयोग, समझ और अवसर मिले तो ऑटिस्टिक व्यक्ति या बच्चा भी समाज में अपनी एक विशेष पहचान बना सकता है। डॉक्टर सारिका स्वामी जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी।